हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है इकोनॉमिक्स टॉपिक, भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में हम बात करेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था को देखने से पहले मैं आपको कुछ पहले से मतलब बता दूं कि जो इसमें हम टारगेट लेंगे वो क्या टारगेट लेंगे। इसमें जो हमारा टारगेट होगा वो टारगेट होगा यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 के लिए। और इसमें हम मेंस के टॉपिक को लेकर डिस्कस नहीं करेंगे, मतलब जो अगर हम डिस्कस कर रहे हैं तो ये प्रीलिम्स ओरिएंटेड डिस्कस रहेगा। उसमें उसके साथ साथ स्टेट पीसीएस के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो स्टेट पीसीएस की बात करते हैं तो यूपी पीसीएस और जो उत्तराखंड पीसीएस है दोनों के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा ये आपके लिए। तो इसमें जो हम बात करेंगे, इसमें हम जो डायनामिक टॉपिक है उनको डिस्कस ना करते हुए जो इकोनॉमिक्स की स्टैटिक बातें हैं जो आपको पता ही होनी चाहिए एक एस्पायरेंट होने के नाते, और आप एक प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं तो उसके नाते, क्योंकि इकोनॉमिक्स का वेटेज अच्छा खासा आता है प्रीलिम्स में, चाहे वो स्टेट पीसीएस रहा हो चाहे वो यूपीएससी रहे। तो ठीक है। तो इसमें कौन क्या क्या पढ़ेंगे हम, तो हम इसमें स्टैटिक पढ़ेंगे। स्टैटिक में फैक्ट और कंसेप्ट दोनों को समायोजित करते हुए पढ़ने की कोशिश करेंगे। और जो मैं पहले ही बताता हूँ, इसमें करंट अफेयर नहीं होगा। अगर करंट अफेयर को आपको देखना है, जो करंट के टॉपिक्स हैं अगर उनको आपको देखना है तो जो विजन पीटी 365 की हमने कवर की है इकोनॉमिक्स की मैगजीन, आप उसको देख सकते हैं या कहीं और से भी पढ़ सकते हैं। और मैं बता दूं कि इसके बाद हम भी स्टार्ट करेंगे उस सीरीज को, तो उसको भी देख सकते हैं। तो जब आपका स्टैटिक और डायनामिक पोर्शन दोनों मिल जाएगा तो आपकी एक जो रणनीतिक जो रणनीति है तैयारी की वो एकदम उचित हो जाएगी। जो मतलब सटीक रणनीति कहते हैं ना, पॉइंट टू जो टारगेट बनाया उस टारगेट पे बिल्कुल हिट करेगी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको अच्छी लगेगी। तो चलते हैं आगे। तो इसमें मैंने टारगेट भी लिया है जो टॉपिक्स हमको पढ़ने हैं। जैसे कि टारगेट टॉपिक्स इंडेक्स की बात करते हैं तो हम बात करेंगे जो इंट्रोडक्शन है कि हम कहते हैं कि इकोनॉमिक्स है और या इकोनॉमी पढ़ते हैं, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो मैक्रो इकोनॉमिक्स। हालांकि यहाँ से क्वेश्चन पूछने की संभावना बहुत कम होती है, लेकिन एक सब्जेक्ट के नाते और एक टीचर के नाते दोनों चीजों को समझना जरूरी होता है। मुझे बताना जरूरी है और आपको पढ़ना जरूरी है, क्योंकि अगर आपसे किसी ने पूछ लिया कि आप क्या पढ़ते हैं तो वो बोलेंगे कि मैं इकोनॉमिक्स पढ़ रहा हूँ या इकोनॉमी पढ़ रहा हूँ, और वो आपसे कह दे कि बताइए कि इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन क्या है। तो आपको पता है कि एग्जाम में तो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन नहीं आने वाली है, क्योंकि उतना इजी एग्जाम नहीं रहे हैं अभी। तो जो एग्जाम में पूछेगा वो इन्फ्लेशन से पूछेगा या अदर चीजों से पूछेगा, लेकिन जो अगर हम कहीं बैठे हुए हैं और वहां हमसे इकोनॉमिक्स के बारे में पूछे कि बताइए इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन बताइए या इकोनॉमिक्स कितने प्रकार की होती है उसको बताइए, है ना, तो इतना हमको पता होना चाहिए। जो महत्वपूर्ण शब्दावली है, जैसे कि इन्फ्लेशन क्या है, डिफ्लेशन क्या है या फिर इन्फ्लेशन क्या है, ठीक है, डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है, ठीक है, जो मांग का नियम है वो क्या है, जो आपूर्ति का नियम है वो क्या है। मतलब जो सीधी सीधी इसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स की बातें होंगी उन सबको डिस्कस कर लेंगे। दूसरा है कि उसके बाद जो हमारी तो टॉपिक रहेगा वो हम देखेंगे मनी और बैंकिंग, जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है मनी और बैंकिंग से। तो इसमें देख लेंगे एम एम जीरो क्या है, M1 क्या है, M2 क्या है, M3 क्या है, M4 क्या है। बैंकिंग में देख लेंगे कि कौन कौन से बैंक हमारे यहाँ है, प्राइवेट सेक्टर के बैंक कौन कौन से हैं, पब्लिक सेक्टर के बैंक कौन कौन से हैं, और जो आरआरबीज है नाबार्ड वगैरह सब इसमें देख लेंगे। उसके बाद देखेंगे कि हम इन्फ्लेशन क्या है, इन्फ्लेशन को किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है और कॉजेस के आधार पे एंड रेट के आधार पे इन्फ्लेशन कितने प्रकार की होती है, दोनों चीजों को देखेंगे। उसके बाद हम फाइनेंशियल मार्केट की बात कर लेंगे, शेयर फाइनेंशियल मार्केट में कैपिटल मार्केट की बात कर लेंगे और उसके साथ साथ मनी मार्केट की बात कर लेंगे। कैपिटल मार्केट हम शेयर मार्केट वगैरह की बात कर लेंगे, क्योंकि आज के टाइम में शेयर मार्केट में आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो उसको जो बेसिक नॉलेज है, मैं आपको ट्रेडर तो नहीं बनाऊंगा, लेकिन जो आपको एक बेसिक नॉलेज है वो आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। उसके बाद जो फिजिकल पॉलिसी है कि हमारी राजकोषीय नीतियां क्या है, एक सरकार कौन कौन सी राजकोषीय नीतियों को अपनाती है, किस प्रकार से राजकोषीय नीति बनाई जाती है, ठीक है, और बजट का फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है, इन सबको हम
राजकोषीय नीति में देख लेंगे। उसके बाद देखेंगे जो एग्रीकल्चर है, क्योंकि एग्रीकल्चर से भी क्वेश्चन पूछे जाते रहे कि मतलब जीडीपी में एग्रीकल्चर का कितना कंट्रीब्यूशन है, कौन कौन सी स्कीम्स चलाई जा चुकी हैं अब तक एग्रीकल्चर से रिलेटेड, और एग्रीकल्चर के समक्ष क्या क्या चुनौतियां हैं उनको भी एक बहुत थिन लाइन रखते हुए उसको डिस्कस कर लेंगे। क्योंकि अगर हम ज्यादा डिस्कस करेंगे तो वो फिर कहीं ना कहीं मेंस ओरिएंटेड क्लास हो जाएगी, जो कि हमारा टारगेट अभी नहीं है। पहले प्रीलिम्स की हम बात कर लेते हैं। उसके बाद हम इंडस्ट्री की बात कर लेते हैं कि इंडस्ट्री में कौन कौन सी इंडस्ट्री प्राइमरी सेक्टर में आती है, सेकेंडरी सेक्टर में है, थर्ड टर्सरी सेक्टर में है, या जो चीजें हैं उनको देख लेंगे। फिर सर्विस सेक्टर की बात कर लेंगे, और भारत का जो एक्सटर्नल जो आर्थिक क्षेत्र है, जो बाह्य आर्थिक क्षेत्र है उसकी बात कर लेंगे, और जो भारतीय अर्थव्यवस्था रही है जो कि 1947 आजादी के बाद से और 1991 तक जब एलपीजी लाया गया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन लाया गया, जब औद्योगिक नीति बनाई गई थी, दूसरी औद्योगिक नीति, तो उसके बाद से और अब तक का देख लेंगे। दो फेजों में इनको हम देखने की कोशिश करेंगे। तो पहला फेज होगा उसको 1947 से 1991 तक देखने की कोशिश करेंगे, और जो 1991 के बाद से अब तक इसको देखने की कोशिश करेंगे। अब जो हमारे नेक्स्ट रहेंगे, तो जो नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा, नेक्स्ट टॉपिक रहेगा जो अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है हमारे, जो फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है, तो उनकी बात कर लेंगे। जैसे डब्ल्यूटीओ है, डब्ल्यूटीओ है, ट्रिप्स है, ठीक है, डब्ल्यूएचओ है, आईएमएफ है, इन सब के बारे में बात कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं और आगे कोई भी संभावना बनी रहती है। दूसरा नेक्स्ट टॉपिक क्या देख लेंगे हम, नेक्स्ट वीडियो में मानव विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट की बात कर लेंगे, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर लेंगे कि इसकी अवधारणा कहाँ से आती है, और मानव विकास और सतत विकास दोनों आपस में किस प्रकार से भिन्नताएं रखते हैं और किस प्रकार से समानताएं रखते हैं, और इसकी क्या आलोचना होती है, उस आलोचना भी एक थिन लाइन लगाते हुए, थिन लाइन लेते हुए उसकी डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद देख लेंगे पॉवर्टी है और अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि भारत में कितनी पॉवर्टी है, कितनी गरीबी रेट है, और कितनी बेरोजगारी रेट है, और बेरोजगारी के प्रकार क्या होते हैं, और गरीबी के प्रकार कितने प्रकार होते हैं। जैसे बेरोजगारी, प्रचंड बेरोजगारी है, मौसमी बेरोजगारी है, साइकिलिंग बेरोजगारी है, साइकिलिंग एम्प्लॉयमेंट है। इन सबको एक एक करके डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद देखेंगे जो हमारा टॉपिक है मॉनेटरी पॉलिसी के साथ इसको हम पढ़ते हैं, और उसके बाद भी पढ़ लेते हैं नेशनल इनकम की, क्योंकि ये टॉपिक जो लिखा जाना था ये मेनली यहाँ इसके आसपास लिखा जाता है, लेकिन यहाँ से इसको नहीं लिख पाया जाता है, जो इसको लिखा है वो यहाँ पे लिखे। तो नेशनल इनकम की हम इसमें बात कर लेंगे। नेशनल इनकम के बाद में हम देख लेंगे जो पर कैपिटा इनकम कितनी है, और पर्सनल इनकम कितनी है, ठीक है, जीडीपी क्या होती है, और नेशनल इनकम किस प्रकार से निकाली जाती है। इन सबको जो फॉर्मूलाज हैं इनके जो पूछे जाते हैं, इन सबको एक एक करके डिस्कस कर लेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे जो कुछ बचेगा उसको विविध में ले लेंगे, ठीक है। तो चलते हैं हमारे पहले टॉपिक की तरफ। तो पहले टॉपिक में हम देख लेते हैं कि इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। देखते हैं कि इकोनॉमिक्स जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, और इकोनॉमिक्स एक शब्द से मिलकर बना है जिसको बोलते हैं ओकियो नोमिया बोलते हैं, जो कि एक ग्रीक वर्ड है। तो इकोनॉमिक्स के फादर हैं, इकोनॉमिक्स के फादर किसको बोला जाता है, एडम स्मिथ को बोला जाता है। इसको बोला जाता है एडम स्मिथ को इकोनॉमिक्स का फादर बोला जाता है। तो जो ओकियो नोमिया शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो ओकियोस से मिलकर बना है और दूसरा नोमोस से मिलकर बना है। जो ओकियोस है उसको अगर हम कहें तो उसको हाउस होल्ड कह सकते हैं या एक फैमिली कह सकते हैं, जबकि नोमो शब्द जो है उसका मैनेजमेंट कहते हैं। तो अगर इन दोनों चीजों को मिला देते हैं तो इकोनॉमिक्स क्या है, गृह प्रबंधन की एक दशा है, या गृह प्रबंधन की एक प्रक्रिया है, या परिवार की वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत एक परिवार अपनी क्या करते हैं, जो उसकी प्रक्रियाएं रहती हैं, परिवार जो प्रक्रियाएं होती हैं उनको क्या करता है, उनका अध्ययन करता है। ये तो हो जाती है इसकी सबसे साधारण डेफिनेशन। अगर हम इकोनॉमिक्स की एक डेफिनेशन की बात करते हैं तो अर्थव्यवस्था जो अर्थशास्त्र है वह एक विषय है जो वस्तुओं और गुड्स और सर्विसेज के उत्पादन, वितरण और उसके उपभोग की प्रक्रियाओं का अध्ययन करती है। जो क्या करती है, जो उत्पादन है
जो प्रोडक्शन है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है और जो उसका कंजप्शन है, उन तीनों का क्या करते हैं, गुड्स एंड सर्विस का अध्ययन करते हैं कि कितना तो उसका उपभोग हुआ है, कितना तो उसका प्रोडक्शन हुआ है और कितना उसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है और कितना उसका कंजप्शन हुआ। उन सब की प्रक्रियाओं का अध्ययन करके किस अंतर्गत किया जाता है, अर्थव्यवस्था के लिए किया जाता है। जो अर्थशास्त्र है वो एक सुव्यवस्थित विषय है, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट को सुव्यवस्थित विषय कहलाने के लिए उसमें दो चीजों का होना आवश्यक है। एक तो उसकी अपनी थीम होनी चाहिए। तो अर्थव्यवस्था की थीम क्या है, अर्थव्यवस्था की थीम इकोनॉमी है, तो इसके पास अपनी थीम भी है। दूसरी क्या है, उसके पास अपनी मेथोडोलॉजी भी होनी चाहिए। तो अर्थव्यवस्था के पास अपने सब पढ़ाने के लिए उसकी मेथोडोलॉजी भी है, इसमें अपने शब्द है, इसकी अपनी टर्मिनोलॉजी भी है। तो कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था को हम सुव्यवस्थित मतलब सिस्टेमेटिक सब्जेक्ट के रूप में कह सकते हैं। ये तो हो गया एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं, इंट्रोडक्शन के बारे में। अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स की टाइप्स की। तो इकोनॉमिक्स के टाइप्स दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये जो विभाजन है ये दिया था किसने दिया था, ये दिया था एडम को दिया था। इन्होंने कहा था कि इकोनॉमिक्स है वो दो आधारों पर होती है, एक तो माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है और एक मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है उसको हम हिंदी में व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है उसको हम हिंदी में समुच्चय अर्थशास्त्र कहते हैं। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, जो माइक्रो शब्द होता है, माइक्रो का मतलब होता है छोटा, मतलब सूक्ष्म, मतलब कि मैक्रो का क्या होता है, मैक्रो का अर्थ होता है बड़ा, मतलब कि व्यापक रूप में अध्ययन करते हैं। तो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में अर्थव्यवस्था के छोटे भागों का अध्ययन किया जाता है। मान लीजिए एक परिवार है, तो वो अपनी आर्थिक क्रियाओं का मतलब अपने उत्पादन का, कि उस परिवार ने कितना उत्पादन किया, दूसरा उत्पादित उस परिवार ने कितना डिस्ट्रीब्यूशन किया और अब कितना उसको कंजप्शन किया। इन सब का जब अध्ययन एक परिवार करता है तो उसको हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में लेते हैं। वहीं अगर एक इंडस्ट्रियल यूनिट है, सपोज कीजिए कि रिलायंस है, एक रिलायंस कंपनी है, तो वो जब अपनी देखती है कि अपना उसने प्रोडक्शन कितना किया, ठीक है, और उस प्रोडक्शन के साथ साथ उसने कंजप्शन कितना किया और उसका डिस्ट्रीब्यूशन कितना हुआ, जब इन सब चीजों का अध्ययन करता है गुड्स और सर्विस का, तो उसको माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत क्या करते हैं, समाहित करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत जोड़ते हैं। वहीं अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो अर्थव्यवस्था के ये व्यापक हिस्सों का कवरेज करता है, कवर करता है, उसका अध्ययन करता है। जैसे कि एक देश अपनी मौद्रिक नीतियों को जारी करता है लिक्विडिटी को एडजस्ट करने के लिए, मतलब तरलता होती है उसको करने के लिए, आर्थिक विकास की बात करते हैं, आर्थिक ग्रोथ को बनाए रखने के लिए जो पॉलिसीज बनाई जाती हैं, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए और अनएम्प्लॉयमेंट के कंट्रोल करने के लिए जो नीतियां वगैरह बनाई जाती है, उन सबका अध्ययन मैक्रो इकोनॉमिक्स मतलब समष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। तो इतनी बात आ गई होगी आपको समझ में, सिंपल इंट्रोडक्शन, कोई रॉकेट साइंस में नहीं है। तो मतलब सबसे पहले जो इकोनॉमिक्स है वो एक शब्द है ओकियोनोमस, ग्रीक वर्ड है जो दो शब्दों से मिलकर बना, ओकियोस और नोमोस, जिसका मतलब क्या है, ओकियोस है हाउस होल्ड या फैमिली कह सकते हैं, और जो नोमोस है उसका क्या है कि वो मैनेजमेंट है, तो फैमिली का मैनेजमेंट या उसके गृह प्रबंधन की दशा कहते हैं। तो सिंपल परिभाषा की, और जो अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो यह किसी देश के गुड्स एंड सर्विस मतलब वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन की, प्रोडक्शन की और उसके कंजप्शन की और उसके डिस्ट्रीब्यूशन का अध्ययन करता है। तो अर्थव्यवस्था की थीम क्या है, अर्थव्यवस्था की थीम है अर्थशास्त्र की थीम क्या, अर्थव्यवस्था, मतलब इकोनॉमिक्स की थीम क्या है, इकोनॉमी है। इतना आगे समझ में। और एडम स्मिथ इसके फादर रहे, तो ये इतना नहीं पूछा जाएगा, ये सब इंट्रोडक्शन के लिए होता है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। ये देखा कि सबसे नीचे कौन सा रहती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स रहती है, देन उसके बाद कौन सा रहती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स रहती है सबसे नीचे, फिर उसके नीचे क्या करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स रहती है, फिर उसके बाद दोनों को मिला देते हैं तो इकोनॉमी बनती है और उसके बाद इकोनॉमिक्स हो जाती है। अगर हम बात करते हैं माइक्रो की, तो इस सब अभी हमने देखा, तो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए जो आधार का काम करता है
वो माइक्रो इकोनॉमिक्स करता है, क्योंकि बेसलाइन यही है। क्योंकि जब किसी भी देश की फैमिली सशक्त होंगी, जब इंडस्ट्रियल यूनिट सशक्त होंगी, तो कहीं ना कहीं उस देश की में आर्थिक वृद्धि मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ सुनिश्चित आसानी से की जा सकती है। तो इसलिए क्वेश्चन पूछा जा चुका वनडे एग्जाम में कि निम्नलिखित में से अर्थव्यवस्था का आधार किसको माना जाता है, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का आधार किसको माना जाता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स को, माइक्रो इकोनॉमिक्स को, या फिर दोनों को, या नन ऑफ दीज, ऐसे करके क्वेश्चन फॉर्मेशन हुआ था। तो किसको माना जाता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स को इसमें माना जाता है। अब बात कर लेते हैं एक नियम की। तो नियम क्या है, मांग का नियम, डिमांड रूल। मांग का नियम क्या है कि मतलब जैसे किसी वस्तु या सेवा की कीमत बढ़ती है, तो उस वस्तु और सेवा के लिए उपभोक्ता की क्या हो जाती है, मांग में कमी हो जाती है। क्या हो जाती है, उसकी मांग में कमी हो जाती है। जैसे कि अगर कोई किसी अर्थव्यवस्था, जैसे कि यदि मान लेते हैं कि ये एक फोन है, ये एक फोन है, तो इस फोन की कीमत कम हो जाएगी, इस फोन की क्या हो गई है, प्राइस कम हो गई है। जैसे इस प्राइस कम हुई है, तो कहीं ना कहीं जो उपभोक्ता है उसमें इसकी मांग बढ़ जाएगी, इसकी तरफ आकर्षित होंगे कि भाई ये फोन अभी तक 10,000 का मिल रहा था, सपोज और ये 10,000 का मिल रहा है, और इसकी कीमत में 30% की गिरावट, ये अब कितने का मिलने लगा, 7,000 का मिलने लगा। तो इसकी तरफ क्या होंगे, आकर्षित होंगे और इसकी खरीदारी बढ़ जाएगी। और मतलब जैसे जैसे प्राइस गिरा, तो उपभोक्ताओं में खरीदने की मांग भी बढ़ने, मतलब उपभोक्ताओं की मांग भी कम हो जाती है वस्तु सेवाओं के लिए। मतलब अगर इसका वाइस वर्सा भी, अगर प्राइस बढ़ेगा, अगर इसका प्राइस बढ़ा, तो हमारे 10,000 का था, इसकी प्राइस बढ़ के ये 12,000 हो जाता है, तो इसकी डिमांड भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यही मांग का नियम कहता है। जैसे जैसे किसी वस्तु के प्राइस बढ़ेगी ना, वस्तु या सेवाओं का प्राइस बढ़ेगा, तो उस वस्तु या सेवाओं के लिए उपभोक्ता की मांग कम हो जाएगी, इसका सब्स्टिट्यूट लोग देखने लगेंगे। तो डिमांड का नियम यही कहता है, ठीक। मांग का नियम क्या कहता है, यही कहता है, ठीक है। अब बात करते हैं निम्नतर वस्तुएं। निम्नतर वस्तुएं मतलब निम्नतर वस्तुओं में क्या है कि एक इकोनॉमिक्स का एक वर्ड है, और जनरली उस वस्तु की मांग के लिए किया जाता है, जिसके मतलब उस वस्तु जिसकी मांग लोगों की इनकम बढ़ने पर कम हो जाती है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, अभी हम क्या खा रहे थे, अभी हम रोटी खा रहे थे, सिंपल रोटी खा रहे थे, रोटी का छोड़ देते हैं। जैसे कि जो आय बढ़ने पर जो सस्ते अनाज है और जो चावल है, जैसे खाद्यान्न की जगह अंडे और दूध बेहतर गुणवत्ता वाले खाद्य खरीदने के लिए विकल्प का चुन सकते हैं। मान लीजिए अभी हमारी इनकम थी 100 रुपये, तो अभी हम क्या कंजप्शन कर रहे थे, अभी हम कर रहे थे कि खाना खा रहे हैं, तो खाना तो जब भी खाएंगे ना, ठीक है। तो मतलब कि अभी हम क्या कर रहे थे, अभी हम ये मान लीजिए कि अभी हम दूध पी रहे हैं, ठीक है। ये दूध तो खैर दूसरी चीज है, लेकिन अभी हम मान रहे हैं कि अभी हम ऐसे ही घूम रहे हैं और हम रोटी खा रहे हैं और ये कर रहे हैं, लेकिन जब हमारी ये इनकम बढ़ के 1,000 हो गई, तो हम कहाँ चले जाएंगे, हम चले जाते हैं मैकडोनल्ड में। तो मैकडोनल्ड में बर्गर खाते हैं और की आवाज निकालते हैं कि वाह ये तो यमी, ऐसी आवाजें निकालते हुए बोलते हैं, ठीक है। तो जो हमारे लिए आज रोटी थी ना, तो वो चीज जो चावल था या रोटी थी, वो हमारे लिए क्या हो जाएगी, निम्नतर वस्तु हो जाएंगे। हम कह देंगे कि नहीं, हम ये नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, हम मैकडोनल्ड में जाएंगे, उन चीजों को खाएंगे, ड्रिंक्स वगैरह करेंगे, और क्या करेंगे, जूस वगैरह पिएंगे, ठीक है। तो ये हो जाती है। और जो गिफ्ट एंड गुड्स है, ये कम आय वाला गैर लग्जरी उत्पाद है। मतलब जो गैर लग्जरी उत्पाद होते हैं, जो कम आय वाले लोग करते हैं, जैसे कि कहते हैं ना कि रोटी कपड़ा मकान आवश्यकता है, और वहीं आपके पास पैसा आ गया, तो फिर आपका रोटी कपड़ा तो रहेगा, उस मकान की जगह आपका बंगलो हो जाएगा, कि बंगलो होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं डिमांड के निर्धारक। तो किसी भी देश में डिमांड के बढ़ने के पीछे कुछ निर्धारक होते हैं। पहला है कि उसकी वैल्यू क्या है, मतलब जिस कोई हम आइटम खरीद रहे हैं, उस आइटम का प्राइस क्या है।
ठीक है, कि अगर उसका प्राइस ज्यादा है, जैसे मैंने बताया कि उसका प्राइस ज्यादा है, तो हम कहीं ना कहीं उसको पीछे कर देंगे, और जो उसकी सस्ती चीजें हैं या जो उसके सब्स्टिट्यूट के रूप में है उसको यूज करने लग जाएंगे। जैसे कि मैंने अभी मोबाइल का एग्जाम्पल दिया कि सपोज करो कि एक मोबाइल है, अभी वो कितने का 12,000 का मिल रहा था, ठीक है, और हम खरीद भी रहे थे, लेकिन उसकी कीमत बढ़ के 15,000 हो जाए, तो कहीं ना कहीं डिमांड में तो कमी आएगी ना। तो वही सब चीज के मतलब उसके प्राइस भी जो डिमांड होता है उसको निर्धारण करता है। या जैसे कि अगर हम बात करते हैं, पहले स्प्लेंडर की डिमांड बहुत ज्यादा थी, हालांकि मार्केट में डिमांड स्प्लेंडर की आज भी है, लेकिन आज स्प्लेंडर के सब्स्टिट्यूट के रूप में और चीजें हैं। अगर कोई दूसरा एग्जाम्पल ले, तो आप देखिए कि 2005 के 6 के आसपास में हमारे पास जो ऑप्शन थे बहुत लिमिटेड ऑप्शन थे कार्स को लेके। जैसे कि अगर हम बात करें कि अगर आपको एक लग्जरी कार लेनी है, तो अगर आपको एक सिंपल कार लेनी है तो आप एल्टो ले सकते थे, 800 एसी ले सकते थे, है ना। लेकिन या उस समय आप लग्जरी लेना चाह रहे थे तो आप इंडिका की तरफ मूव कर सकते थे, या इंडिगो की तरफ मूव कर सकते थे, या सेंट्रो वगैरह की तरफ मूव कर सकते थे। लेकिन आज ऐसा नहीं है, आज मार्केट में ऑप्शन बहुत हैं और लोगों की इनकम भी है, तो दोनों चीजें, प्राइस भी, वैल्यू भी, और मतलब उत्पाद जो प्राप्त वस्तुओं की कीमतें क्या है, और दूसरी का कि भविष्य में उसकी अपेक्षा क्या है। ये सारे नियम क्या करते हैं, कहीं ना कहीं डिमांड को निर्धारित करते हैं। कौन कौन से? वैल्यू की बात करते हैं, इनकम की, और जो वस्तुओं की कीमतें हैं उनकी बात करते हैं, और भविष्य की अपेक्षा की। और इसके साथ साथ एक और भी होता है कि डाइवर्सिफाई, कि मतलब ऑप्शन भी तो होने चाहिए भाई डिमांड को जनरेट करने के लिए। जैसे कि मैंने बताया कि 2004-5-6 के आसपास देखो डिमांड मतलब ऑप्शन ही नहीं थी, या तो अल्टो अल्टो ले लीजिए, 800 ले लीजिए, या उसके साथ में कुछ जाके और कोई सी गाड़ी ले लीजिए। अगर आपको बड़ी गाड़ी में लेना है तो सुमो वगैरह ले लीजिए, लेकिन आज तो एमजी हेक्टर है, किया है, और बहुत सारी गाड़ियां हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट बात है डिमांड कर्व। डिमांड कर्व जैसे मैंने बताया कि प्राइस बढ़ने पे डिमांड कम होती है, तो ये क्या हो जाता है, डिमांड जो है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्राइस, मतलब अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगी, और डिमांड अगर प्राइस घटेगा तो डिमांड ज्यादा हो जाएगी। ये डिमांड कर्व की बात की है हमने। ठीक है, जो नेक्स्ट है वो है आपूर्ति का नियम। तो आपूर्ति का नियम क्या कहता है कि जैसे जैसे किसी वस्तु या सेवा की कीमत बढ़ती है, या जैसे जैसे वस्तु और सेवा की कीमत बढ़ती है, तो उस वस्तु या सेवा की आपूर्ति की मात्रा भी बढ़ जाती है, और इसका विपरीत प्रभाव भी होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि उसका प्राइस क्या है। प्राइस भी तो निर्धारण करेगा भाई किसी सप्लाई का। दूसरा क्या है कि उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट क्या आ रही है। सपोज कर लीजिए कि एक वस्तु है 100 रुपए की है, ठीक है, मार्केट में उसको बढ़ाया नहीं जा सकता इतना, क्योंकि अगर उसको बढ़ा दिया जाएगा तो उसके विकल्प में उसके स्थान पर और चीजों की डिमांड बढ़ जाएगी, तो इसकी सप्लाई कहीं ना कहीं कम हो जाएगी, क्योंकि जब दूसरे की डिमांड बढ़ गई है तो इसकी सप्लाई कम हो जानी है। लेकिन इसकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो 99 आ रही थी उस समय, तो 1 रुपये के लिए इतनी मारा मारी तो कोई भी कंपनी नहीं करेगी। तो इसके लिए क्या है, प्रोडक्शन कॉस्ट भी जो सप्लाई है उसको कहीं ना कहीं डिफाइन करती है, उसको कहीं ना कहीं रेगुलेट करती है। उसके बाद क्या करते हैं, जो टैक्सेस हैं, क्योंकि जो चीजों पे टैक्सेस ज्यादा होंगे, वो चीजें कहीं जो जिन चीजों पर टैक्सेस ज्यादा होंगे वो कहीं ना कहीं सप्लाई कम हो रहेगी उनकी। ठीक है, और वही बात करते हैं कि उसको प्रॉफिट की, जैसे कि मैंने अभी बताया कि कंपनी को कितना प्रॉफिट हो रहा है, जो बेच रहा है उस बेचने वाले को कितना प्रॉफिट हो रहा है, इन सब के कारण सप्लाई का क्या होता है, निर्धारण होता है। सप्लाई ज्यादा रहेगी या सप्लाई कम रहेगी, इन सभी कारणों के आधार पर बन सकते हैं। ऐसे कारण और भी हो सकते हैं, लेकिन जो मेरे निगाह में बन पा रहे थे वो सब हो रहे थे। अगर आपको लगता है कि कोई और कारण भी रहेगा ऐसा, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सप्लाई का कर्व है, तो सप्लाई का कर्व क्या होता है कि प्राइस जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सप्लाई, सॉरी प्राइस जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
सप्लाई की, मतलब प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ेगी और प्राइस घटेगा तो सप्लाई भी घटेगी। ठीक। अब बात करते हैं बाजार संतुलन की। तो बाजार संतुलन का सीधा सा मतलब होता है कि भाई बाजार में जो मार्केट है, मार्केट में डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल है, कि ना तो डिमांड बढ़ पा, मतलब जितनी डिमांड है मार्केट में उतनी ही सप्लाई हो जा रही है, या जितनी ही सप्लाई हो पा रही है उतनी डिमांड हो जा रही है, तो दोनों चीजों का कंजप्शन आसानी से हो पा रहा है। मतलब एक स्प्लेंडर बाइक है, तो बार बार मैं स्प्लेंडर का एग्जाम्पल इसलिए दूंगा क्योंकि वो मिडिल क्लास फैमिली की कार बाइक रही है और अभी भी है। ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं स्प्लेंडर की, तो स्प्लेंडर की डिमांड है इसलिए उसकी सप्लाई भी है, तो बाजार संतुलन है। ठीक है। अगर हम जाएं कहीं पे, सपोज कर कि अभी हम गाड़ी बुक करें कोई, सपोज एर्टिगा बुक करते हैं, गाड़ी एर्टिगा बुक करते हैं, तो कंपनी आपको 4 महीने की वेटिंग कर देगी। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं उस चीज की सप्लाई कम है, और जब सप्लाई कम है तो उसके प्राइस भी ज्यादा है। तभी तो कहते हैं एजेंसी वाले जो शोरूम वाले होते हैं कि आप इस पे 60,000 की एसेसरीज लीजिए या 1 लाख की एसेसरीज लीजिए, क्योंकि जो मेन उनको प्रॉफिट होगा वो एसेसरीज में ही तो होगा। क्योंकि जो प्राइस है, प्राइस तो यूनिवर्सल है, हर जगह सेम है। आप चाहे दिल्ली से लीजिए या चाहे कहीं और से लीजिए, हरियाणा से लीजिए चाहे यूपी से लीजिए, फर्क किसका पड़ेगा? जो आरटीओ होगा उसका फर्क पड़ेगा, जो आरटीओ टैक्स वगैरह होगा। ठीक है। तो इसके लिए प्राइस भी बढ़े रहते हैं। तो बाजार संतुलन का समझ में आ गया कि प्राइस, डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर है। अब बात करते हैं जो प्रतिस्पर्धा की, जो कंपटीशन है वो तीन तरह से होता है। एक तो आदर्श प्रतिस्पर्धा है, दूसरा क्या कि एकाधिकार है। एक तो आदर्श प्रतिस्पर्धा है, एक एकाधिकार है, एक अल्पाधिकार है। तो इनमें ज्यादा हम नहीं घुसेंगे, क्योंकि अगर हम ज्यादा घुसेंगे तो ये एक प्रीलिम्स की ओरिएंटेड क्लास है, मेंस की ओरिएंटेड क्लास नहीं है। ठीक है। तो हम थोड़ी चीजों को टच करेंगे और टच करके वहां से निकलने की कोशिश करेंगे। अब बात करते हैं इन्फ्लेशन की। अब चलते हैं एक टॉपिक की तरफ, इन्फ्लेशन की तरफ। तो इन्फ्लेशन क्या है? बात करते हैं महंगाई की तरफ। हम कहते हैं कि महंगाई बढ़ गई है, जबकि महंगाई क्या है? मुद्रास्फीति। तो मुद्रास्फीति को डिफाइन करते हुए अगर हम कहें इनके सामान्य शब्दों में, तो इसको कह सकते हैं कि ये महंगाई है, जबकि महंगाई वास्तव में मुद्रास्फीति का एक कारक मात्र है। ठीक है। तो इन्फ्लेशन है क्या? इन्फ्लेशन है कि वस्तु और सेवाओं के, मतलब गुड्स एंड सर्विस के मूल्य में निरंतर बढ़ोतरी की दशा को दर्शाती है, जिससे उस देश की या उसके किसी मुद्रा की क्रय क्षमता कम हो जाती है। सपोज करिए कि आज हम बात कर रहे हैं, सपोज करो हम बात कर रहे हैं दूध की थैली की। तो दूध आ रहा है, एक पैकेट पाउच आ रहा है दूध का 30 रुपए का। ठीक है। तो हम उसको क्या कर रहे हैं? 30 रुपए दे रहे हैं। और अब बात करते हैं उसकी प्राइस बढ़ जा रही है, वो हो गया 32 रुपये। या ऐसे बात कर लेते हैं, 80 रुपए का डॉलर की बात कर लेते हैं, 80 रुपए का डॉलर है, उसके लिए हम पहले $1 80 की बात। अब क्या है कि $1 कितने रुपए के बराबर हो गया? 82 रुपए के। कहीं ना कहीं वो इन्फ्लेशन को कम करता है। ठीक है। तो ये देख लेना है आपको। इन्फ्लेशन के बढ़ने से, जो इन्फ्लेशन बढ़ा है, तो इन्फ्लेशन के बढ़ने से जो कंजप्शन है वो भी बढ़ जाएगा। उपभोग क्या हो जाएगा? उपभोग महंगा हो जाएगा। पहले जहां हम दूध की थैली को एक 30 रुपए की ला रहे थे, अब वहां 32 रुपए की ला रहे हैं, 32 रुपए की लाएंगे। तो जो हमारी सेविंग थी, पहले 70 रुपए बच जा रहा था, लेकिन अब 70 रुपए ने उसके 68 रुपए बच रहा है। तो क्या हो जाएगा? सेविंग ऑटोमेटिक कम हो जाएंगे। और जो अर्थव्यवस्था में जो इन्फ्लेशन है उसका सर्वाधिक प्रभाव जो पड़ता है वो निर्धन लोगों के ऊपर पड़ता है, क्योंकि इससे क्या हो जाता है, उनके पास क्योंकि सरप्लस नहीं होता,
तो जो वो डेली लाते हैं और डेली उसको यूज करते हैं, तो सबसे ज्यादा लोग प्रभाव उन्हीं पे पड़ता है। अगर इसके विपरीत हम बात करते हैं, जो समाज के अमीर वर्ग है उनके पास क्या होता है, उनके पास सरप्लस होता है, और वो उस सरप्लस का क्या करते हैं, वो सरप्लस को इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं किसी प्रॉपर्टी में, और वहां से प्रॉफिट बना के जो इन्फ्लेशन बढ़ा था, जो इन्फ्लेशन के कारण उनके जो वस्तुओं और सेवाओं का कंजप्शन महंगा हुआ था, उसको वो क्या कर लेते हैं, काउंटर कर लेते हैं, उसमें जो निवेश से प्रॉफिट होता है उससे वो काउंटर कर लेते हैं। आपको पता हो कि इन्फ्लेशन लेने वाले को, सॉरी, इन्फ्लेशन के कारण जो लोन ले रहा है उस लोन देने वाले को लॉस होता है, जबकि जो उस लोन को प्राप्त कर रहा है, जो लोन को ले रहा है उसको प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जाके अभी ढेर सारा लोन ले लें। ठीक है, अब बात करते हैं कॉजेज के आधार पर इन्फ्लेशन। तो कॉजेज के आधार पर इन्फ्लेशन को तीन भागों में वर्गीकृत किया जाता है। एक तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन है, दूसरा क्या है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है, और तीसरा क्या है, स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन है। तो जो कॉजेज के आधार पर देखी थी हमने इन्फ्लेशन का, वो डिमांड पुल इन्फ्लेशन है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है, एंड स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन है। अब बात करते हैं इनकी एक एक करके। तो जो इन्फ्लेशन है, तो देखते हैं कि मार्केट में हाई डिमांड है, मार्केट में क्या डिमांड बढ़ी हुई है, और उसके साथ क्या लो सप्लाई है। ठीक है, जब मार्केट में डिमांड बढ़े हुए हैं और सप्लाई कम है, तो उससे क्या होगा, प्राइस क्या करेंगे, इंक्रीज होंगे, प्राइस राइज करेंगे। तो प्राइस क्या हो जाएंगे, प्राइस इंक्रीज करेंगे। तो जब प्राइस इंक्रीज करेंगे तो जो करेंसी की पावर थी, परचेजिंग पावर जो थी, परचेजिंग पावर थी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इससे क्या हो जाएगी, इन्फ्लेशन को जन्म मिलता है। अगर हम बात करते हैं टोटल डिमांड, अगर टोटल डिमांड टोटल सप्लाई से ज्यादा हो जाती है, तो कौन सी इन्फ्लेशन देखने को मिलती है हमको, हमको देखने को मिलती है डिमांड पुल इन्फ्लेशन देखने को मिलती है। इतना आ गया समझ में। ठीक है, अब इसकी इन्फ्लेशन को जब आप इतना समझ लिए हैं, तो अब आपको देखना है चार्ट में जाके, गूगल पर सर्च कर लेना कि जो डिमांड पुल इन्फ्लेशन है वो अभी कितनी रही है, और मार्केट में इन्फ्लेशन रेट कितना है, तो आपको स्टैटिक और करंट के जो टॉपिक मतलब इश्यू है दोनों चीजों को मिल जाए। ठीक है, अब बात करते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में क्या है कि मतलब कॉस्ट इसमें इंक्रीज हुए हैं, कॉस्ट इंक्रीज हुए, कॉस्ट इंक्रीज होने से लो प्रोडक्शन, जो मैं फ्लो चार्ट बना रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लो इन्फ्लेशन, लो इन्फ्लेशन के कारण क्या है, लो ही सप्लाई हो जाती है, मार्केट में सप्लाई की भी कमी हो जाती है। जब मार्केट में सप्लाई की कमी है, तो कहीं ना कहीं डिमांड तो है, तो डिमांड क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। पहले जो मार्केट में कोई चीज बन रही थी उसकी सप्लाई नहीं थी, सॉरी उसकी सप्लाई ज्यादा थी, लेकिन अब उसकी उसकी डिमांड तो थी ना, तभी तो सप्लाई हो रही है भाई। अगर ये पेन बनाया जा रहा है मार्केट में, इसको बेचने के लिए ही बनाया जा रहा है, इसको रखने के लिए तो नहीं बनाया जा रहा है ना, तो इसकी डिमांड तो है, लेकिन जब इसकी सप्लाई ही कम हो जाए तो डिमांड ऑटोमेटिकली राइज हो जाएगी, तो हाई डिमांड हो जाएगी। जब डिमांड हाई हो जाएगी तो इसकी प्राइस भी बढ़ जाएंगे। इसकी क्या, इसके प्राइस भी बढ़ जाएंगे। जैसे ही प्राइस बढ़ेंगे तो जो परचेजिंग पावर है, जो क्रय क्षमता है करेंसी की, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को इन्फ्लेशन बोलते हैं, और ये वाली इन्फ्लेशन क्या कहलाती है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहलाती है। इसमें हम इम्पोर्ट, एक शब्द आता है, वो शब्द क्या है, इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन। इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन, इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन क्या है कि जो हमारे इम्पोर्टेड
उत्पाद हैं, जो प्रोडक्ट हैं, उनके कारण जो मूल्य में वृद्धि होती है उसको इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन कहते हैं। कि समझ लिए कि ये आप सीधे सीधे शब्दों में कि जैसे कि अगर हम कच्चा तेल महंगा हो जाता है तो मार्केट में डीजल और पेट्रोल जो है वो भी महंगे हो जाएंगे। तो जो डीजल और पेट्रोल से प्राप्त होने वाली जो सेवाएं हैं वो क्या हो जाएंगी, ऑटोमेटिकली महंगी हो जाएंगी। सपोज करिए कि अभी आप कहीं जा रहे थे रोडवेज वगैरह से, तो आपको देना पड़ रहा था 100 रुपये, ठीक है, और लेकिन डीजल की प्राइस में 1 रुपये की कीमत में बढ़ोतरी हुई लीटर पे, तो आपको भी क्या हो गया, प्राइस जो आपके किराए का रहेगा वो किराए की प्राइस भी इंक्रीज कर दिया जाएगा। तो इसी को क्या बोलते हैं, इसी को इम्पोर्टेड प्राइस बोलते हैं। क्योंकि डीजल जो है, जो सर्विस दी जाती है, उनमें एक महत्वपूर्ण इनपुट के रूप में कार्य करता है। क्योंकि जब डीजल महंगा हो जाएगा तो डीजल से प्राप्त होने वाली सभी सेवाएं ही महंगी हो जाएंगी, ठीक है। अब बात करते हैं स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन की, जो थर्ड टाइप की होती है। तो इसमें क्या है कि यदि एक इकोनॉमी में डिमांड भी है और प्रोडक्शन भी है और सप्लाई भी है, मतलब सप्लाई भी हो रही है और डिमांड भी है उसकी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो हमारी भंडारण की क्षमता है, उस भंडारण की सुविधा की कमी के कारण, जो ट्रांसपोर्टेशन है उसकी कमी के कारण, या जो होर्डिंग है, जो जमाखोरी होती है उसकी कमी के कारण, या ब्लैक मार्केटिंग और कार्टिलेशन के, कार्टिलेशन मतलब जो व्यवसायी की समूहीकरण होता है उसके कारण ये देखने को मिलती है। तो कौन कौन से, भंडारण, भंडारण की कमी के कारण होर्डिंग, ब्लैक मार्केट, कार्टिलेशन के कारण, जो कमी इनके कारण जो उत्पन्न हो रही है उसको क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन कहते हैं। जैसे कि आप देखते होंगे कि एमपी वगैरह में टमाटर को क्या कर देते हैं, रोड पे ही फेंक दिए जाते हैं, लेकिन वहीं दिल्ली में जो टमाटर की कीमतें रहती है वो 40 से नीचे ही नहीं आती है, 40 रुपए किलो से नीचे ही नहीं आती है। तो कहीं ना कहीं क्या कि जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो बहुत महंगी है, या जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है वो प्रोवाइड नहीं है। तो किसान क्या करता है, उसको, या जो कहते हैं कि जो कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी है वो अवेलेबल नहीं है, अगर वो अवेलेबल है तो वो इतनी महंगी है कि उसके किसान वहन नहीं कर पाता। तो वो क्या काम करता है, या तो उसकी जो फसल होती है वो उसको खेत में ही जोत देता है, या फिर उसको सड़कों पर फेंक देता है, ठीक है। वैसा ही जो कद्दू होता है जिसको हम काशी फल कहते हैं, उसके साथ भी ऐसा ही होता है। क्योंकि अगर आप मार्केट में लेने जाएंगे तो जहाँ पे उसके उत्पादन हो रहा तो 5 रुपए किलो 6 रुपए किलो मिल जाएगा, लेकिन दिल्ली जैसी सिटी में उसके रेट हाई रहते हैं। लेकिन क्या है, जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी नहीं है, ठीक है, और जो वो है क्या नाम है, जो कोल्ड स्टोर है उसकी फैसिलिटी भी नहीं है। तो इनके कारण क्या है कि उनके प्राइस राइज हो जाते हैं जहां पे उनका उत्पादन नहीं किया जा रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट क्या है, जो टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन ऑन द रेट, बेस्ड ऑन द रेट, रेट के आधार पर। तो रेट के आधार पर इन्फ्लेशन को मेनली 4 भागों में डिवाइड किया जाता है। पहला है क्रीपिंग इन्फ्लेशन, दूसरा क्या है कि वॉकिंग एंड ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन, फोर्थ क्या है रन अवे इन्फ्लेशन, एंड फिफ्थ क्या है गैलोपिंग या हाइपर इन्फ्लेशन। तो जो क्रीपिंग इन्फ्लेशन है इसमें इन्फ्लेशन की रेट मेनली 3% तक रहती है। तो 3% तक रहने का मतलब ये है कि भाई अर्थव्यवस्था में, किसी भी विकसित किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था में क्या है कि डिमांड बरकरार है, जो कि यह दिखाता है कि भाई जो अर्थव्यवस्था है वो एक इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ रही है। क्योंकि जब डिमांड ही नहीं होगी तो किसी भी अर्थव्यवस्था को समाप्ति की तरफ ले जाएगी, क्योंकि डिमांड ही नहीं बढ़ रही है। तो जब डिमांड नहीं बढ़ेगी, सप्लाई भी नहीं होगी, उसका प्रोडक्शन भी नहीं होगा, तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी सुनिश्चित नहीं की जा सकती है। तो यह होगी क्रीपिंग इन्फ्लेशन की, और यह किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए एक अच्छा संकेत है, ठीक है। दूसरा क्या है, जो दूसरा टाइप है वो है वॉकिंग एंड ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन। इसमें इन्फ्लेशन की रेट 3% से 10% तक रहती है। और जो फोर्थ टाइप है, जो थर्ड टाइप है, वो है रन अवे इन्फ्लेशन। इसमें क्या है कि इसमें रेट 10% से 30% तक हो जाती है। तो इसमें यह संकेत है कि किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए
ये थोड़ा अच्छा संकेत नहीं है। यह इस बात के लिए दर्शाता है कि भाई आप अर्थव्यवस्था को मतलब जो अर्थव्यवस्था में जो इकोनॉमी है उस इकोनॉमी में उसको कंट्रोल किया जाना चाहिए, कुछ कदम उठाए जाने चाहिए उसको कंट्रोल करने के लिए। और नेक्स्ट टाइप जो हो गैलोपिंग इन्फ्लेशन या इसको हाइपर इन्फ्लेशन भी कहते हैं। इसमें जो इन्फ्लेशन रेट है वो 30% से ज्यादा होती है, मतलब पूर्णतः कंट्रोल के बाहर चली जाती है और किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बुरा संकेत है। किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए सबसे खराब संकेत है अगर उस अर्थव्यवस्था की जो इन्फ्लेशन रेट है वो 30 को पार कर जाती है, तो बहुत बुरा संकेत है, वो उसकी चरम अवस्था कहलाते हैं। अब बात करते हैं जब इन्फ्लेशन, हम इन्फ्लेशन कर रहे हैं इतने देर से, तो जो इन्फ्लेशन है इसको कंट्रोल कौन करता है? ठीक है, तो भाई इसको कंट्रोल कौन करता है? तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी किसकी है? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी आरबीआई की होती है। तो आरबीआई क्या करती है? इसके लिए मॉनेटरी पॉलिसी जारी करती है। मॉनेटरी पॉलिसी जारी करती है, लेकिन अब समस्या आरबीआई के साथ ये है कि वो मॉनेटरी पॉलिसी के कारण जो डिमांडेबल इन्फ्लेशन है सिर्फ उसी को कंट्रोल कर सकती है। ठीक है, जो डिमांडेबल इन्फ्लेशन है आरबीआई जो मॉनेटरी पॉलिसी के कारण उसी को कंट्रोल कर सकती है, लेकिन अब समस्या ये है कि सरकार है वो सब्सिडी के माध्यम से जो कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल कर सकती है। मतलब किसी को बनाने के लिए 100 रुपए की कॉस्ट लग रही थी इनपुट उसमें, तो सरकार क्या करेगी उस फर्म को इन्फ्लेशन को कम करने के लिए सब्सिडी दे देगी कि भाई आप 97 रुपए लगाइए और 20 रुपए की हम आपको सब्सिडी दे रहे हैं, आप उसको मार्केट में लगाइए। तो सरकार ही स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकती है, क्योंकि भाई आरबीआई की जिम्मेदारी नहीं है कि वो कोल्ड स्टोरेज बनाए, या आरबीआई की जिम्मेदारी ये भी नहीं है कि वो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी को अवेलेबल कराए। ठीक है, और आरबीआई की जिम्मेदारी ये भी नहीं है कि वो जो व्यावसायिक समूहीकरण है, जो कार्टिलेशन है उसको तोड़े, और ना ही आरबीआई की जिम्मेदारी ये है जो मार्केट में ब्लैक मार्केट हो गया है, ये होर्डिंग के कारण जो समस्याएं आ रही है, जो संरचनात्मक मुद्रास्फीति उत्पन्न हुई है, तो उनको भी आरबीआई की जिम्मेदारी नहीं है। आरबीआई की जिम्मेदारी तो वो मॉनेटरी पॉलिसी जारी करके डिमांड इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकती है। तो अगर हम बात करते हैं कि पूरी इन्फ्लेशन को कंट्रोल कौन कर सकती है, तो सीधा सा कंक्लूजन में पहुंचते हैं कि सरकार और आरबीआई दोनों मिलकर इन्फ्लेशन को कंट्रोल में ला सकते हैं। डिमांड पर इन्फ्लेशन को आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से लाएगा और सब्सिडी या अन्य इनिशिएटिव्स को चला के सरकार को किसी लाएगी वो कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन को, और स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन भी है वो दोनों को कंट्रोल में ले आएगी। तो किस इन्फ्लेशन को कौन कंट्रोल करता है? तो वो आरबीआई और गवर्नमेंट दोनों मिलकर करते हैं। वो आरबीआई और गवर्नमेंट दोनों मिलकर करते हैं। दोनों मिलकर। अब देखते हैं कि इससे संबंधित कुछ शब्दावलियां भी रही हैं चर्चा में। एक चर्चा में रही डिफ्लेशन, मतलब ये चर्चा में रहते हैं डिफ्लेशन में गुड्स और सर्विसेज मूल्य में निरंतर कमी को प्रदर्शित करते हैं। तो जो मूल्य हैं वो जनरली तब नीचे आते हैं जब टोटल सप्लाई क्या हो जाती है, टोटल डिमांड को पार कर जाती है। और जो डिमांड है उसके नीचे जाने के कुछ कारण है कि मतलब या तो लिक्विडिटी कम हो जाए, या किसी भी अर्थव्यवस्था में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज्यादा हो, क्योंकि भाई लोगों के पास पैसा ही नहीं है तो डिमांड जनरेट ही नहीं कर रहे। और दूसरा और नेक्स्ट क्या है कि या ओल्ड एज पॉपुलेशन हो जाए, क्योंकि ओल्ड एज पॉपुलेशन को आप देखते ही होंगे वो एक शर्ट को लेते हैं और 6-7 साल पहनते रहते हैं। तो जब वो डिमांड ही जनरेट नहीं हो रही है तो प्रोडक्शन कहाँ से होगा? प्रोडक्शन नहीं होगा तो इकोनॉमी आगे नहीं बढ़ेगी, इकोनॉमिक ग्रोथ सुनिश्चित नहीं की जा सकती। बात करते हैं डिसइंफ्लेशन की। डिसइंफ्लेशन जो होता है मूल्य में बढ़ोतरी तो होती है, परंतु बढ़ोतरी की तरह निरंतर कमी की उत्पन्न होती है। मतलब जैसे समझिए सीधी सीधी बात, ये एक ग्राफ, ये क्या है? ये एक ग्राफ है और ये क्वार्टर ले लेते हैं, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4 फाइनेंशियल ईयर की हम बात करते हैं, मतलब तिमाही ले लेते हैं।
ठीक है, 4 तिमाहियों को हमने ले लिया। पहली तिमाही में क्या है, जो इन्फ्लेशन रेट थी बहुत ज्यादा हो गया, तिमाही जो थी इसमें इन्फ्लेशन रेट कितनी थी, 10% थी। लेकिन दूसरी तिमाही में इन्फ्लेशन रेट कितनी थी, तो ऐसे समझिए आप इसको सिंपल भाषा में कि ये 10 ज्यादा बन जाएगा। चलो तो कम कर लेते हैं कि अगर फाइनेंशियल ईयर की पहली रेट को देखते हैं तो रेट है 5%। ठीक है, अब जो इन्फ्लेशन बढ़ी है वो बढ़ी है 7% हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट जो बढ़ी है वो 8% हो गई है। नेक्स्ट जो बढ़ गई है वो 8.5%, मतलब इन्फ्लेशन बढ़ तो रही है लेकिन जो बढ़ोतरी हो रही है वो पिछले क्वार्टर की तुलना में या पिछली फाइनेंशियल ईयर की तुलना में, लास्ट फाइनेंशियल ईयर रहा है, लास्ट क्वार्टर रहा है, और उसकी तुलना में जो वृद्धि है उसमें कमी उत्पन्न होती दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ये आप समझ लीजिए इसमें। अब देखते हैं कि और क्या अब है रिफ्लेशन। तो रिफ्लेशन क्या होती है, दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि जब सरकार या आरबीआई विभिन्न मौद्रिक नीतियों या विभिन्न नीतियों के माध्यम से अर्थव्यवस्था में इन्फ्लेशन को पुनर्गठित करने का प्रयास करती है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको रिफ्लेशन बोलते हैं। मतलब कोई सी मॉनेटरी पॉलिसी जारी करके, मतलब जो भी उनके लिए इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए या इन्फ्लेशन को नियंत्रण करने के लिए क्या क्या काम किए जाएंगे, जो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी बना रहा है उसको रिफ्लेशन किया, मतलब इन्फ्लेशन का पुनर्गठन किया गया है। अब बात करते हैं स्टैगफ्लेशन की। जो स्टैगफ्लेशन है मतलब जब इन्फ्लेशन बिना इकोनॉमिक ग्रोथ के उत्पन्न होता है तो उसको इन्फ्लेशन कहते हैं, सॉरी क्या बोलते हैं, स्टैगफ्लेशन कहते हैं। किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए सबसे खराब संकेत होता है। स्टैग का मतलब होता है रुका हुआ, और इन्फ्लेशन की इन्फ्लेशन का मतलब मुद्रास्फीति, मतलब रुकी हुई मुद्रास्फीति, मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ रुकी हुई है और इन्फ्लेशन लगातार बढ़ती जा रही है। जो वस्तुओं और सेवाओं का कॉस्ट, जो कॉस्ट है वो लगातार क्या होती जा रही है, वो इंक्रीज होती जा रही है। अब बात करते हैं इन्फ्लेशन टैक्स। तो जनरली ये है टैक्स नहीं है जिसकी अदायगी जो उपभोक्ताओं को अनिवार्य रूप से करनी पड़ती है, लेकिन ये उस बढ़ोतरी को प्रदर्शित करता है जो अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति के कारण जो उपभोक्ता है उसको वहन करना पड़ता है। जैसे कि अभी मैंने बताया कि कोई चीज पहले हम 10 रुपये का ले रहे थे और वो बढ़ते हुए इन्फ्लेशन के कारण वो जो चीज है, वो जो वस्तु है या वो जो सर्विस है वो 12 रुपीज की हो जा रही है। तो यहाँ से यहाँ जाने में कितना रुपया, कितने पैसे, कितने रुपये फालतू देने पड़ रहे हैं, तो 2 रुपये फालतू देने पड़ रहे हैं। ये 2 रुपये कहीं ना कहीं एक टैक्स के रूप में वहन करने पड़ते हैं उपभोक्ता को, तो इसी को इन्फ्लेशन टैक्स कहा गया है। ठीक है, जिसको क्या कहा गया, जिसी को इन्फ्लेशन टैक्स कहा गया है। अब बात करते हैं फिलिप्स कर्व की। तो फिलिप्स कर्व है कि न्यूजीलैंड के एक अर्थशास्त्री हैं एडब्ल्यू फिलिप्स के द्वारा इसको प्रतिपादित किया गया था और इसको दिया गया था। इन्होंने बताया कि इन्फ्लेशन है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब जब इन्फ्लेशन बढ़ती है तो एम्प्लॉयमेंट कम होता है, लेकिन जब अनएम्प्लॉयमेंट कम होता है तो इन्फ्लेशन बढ़ती है। या ये कहें कि जब इन्फ्लेशन घटती है तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, ये कहें कि जब इन्फ्लेशन बढ़ती है तो अनएम्प्लॉयमेंट घटता है। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अनएम्प्लॉयमेंट होता है। जैसे कि देखते हैं ये बेरोजगारी है। जैसे कि अगर हमने देखा यहाँ बेरोजगारी दर कितनी है, 1% है, तो यहाँ इन्फ्लेशन रेट कितने दिखाया जा रहा है, 2%। वहीं अगर इसका उल्टा देखते हैं तो जो इन्फ्लेशन रेट 1% है तो अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है, 4%। लेकिन जो स्टैग्फ्लेशन होती है, जब स्टैग्फ्लेशन की कंडीशन होती है किसी भी अर्थव्यवस्था में, तो ये स्थिति जो है काम नहीं करती और इसकी उलट जाती है। तो कौन सी स्थिति बन जाती है, ये वाली कंडीशन बन जाती है। जैसे जैसे इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहे हैं तैसे तैसे अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ते जाएगा। सपोज करिए 1% है
यहाँ से ये ले लीजिए 1%, 1%, ये 2% हुआ। इन्फ्लेशन रेट तो अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है 2%। तो जो फिलिप्स कर्व है वो इस एक्सेलरेशन की कंडीशन में काम नहीं करता, आपको ज़्यादा समझ में होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं मिस्री इंडेक्स की। तो जो मिस्री इंडेक्स है वो ऑर्थर कॉपुन के द्वारा दिया गया था। जब अनएम्प्लॉयमेंट रेट और इन्फ्लेशन रेट को ऐड कर देते हैं तो मिस्री इंडेक्स बनता है। ठीक है, इस तरह के अब बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन की कैलकुलेशन दो तरह से की जाती है, तो होलसेल प्राइस इंडेक्स के रूप में और दूसरा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के रूप में, डब्ल्यूपीआई के रूप में और सीपीआई के रूप में। ठीक है, अब बात करते हैं डब्ल्यूपीआई की। जो डब्ल्यूपीआई है वो होलसेल प्राइस इंडेक्स है। इसमें किसको शामिल किया जाता है? इसमें वस्तुओं के मूल्य को, केवल वस्तुओं के मूल्य को, गुड्स को। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इसमें केवल गुड्स को शामिल किया जाता है और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इसके आंकड़े को प्रदर्शित करता है। कौन सा करता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स करता है। मात्र वस्तुओं गुड्स को शामिल किया जाता है और इसमें 697 आइटम्स मतलब गुड्स को इसमें रखा गया है। इन गुड्स में भी क्या है, तीन भागों में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी गुड्स, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एंड फ्यूल और लुब्रिकेंट। ये गुड्स हैं, इनको भी तीन भागों में डिवाइड किया गया है। तीन भाग कौन कौन से हैं? एक तो मैन्युफैक्चरिंग, एक तो कौन से प्राइमरी, प्राइमरी गुड्स मतलब जो डेली में काम आते हैं। दूसरा फिर मैन्युफैक्चर्ड, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स और तीसरा की फ्यूल्स है और है लुब्रिकेंट है, etc। तो जो सबसे ज्यादा खूबसूरती है वो या कमी भी कह सकते हैं डब्ल्यूपीआई की। तो डब्ल्यूपीआई में सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चर्ड गुड को रखा गया है, कितना रखा गया? 564 को रखा गया है। और जो प्राइमरी गुड्स का रखा गया है वो 117 गुड्स का रखा गया, 170 गुड्स का रखा गया है। और जो फ्यूल्स एंड लुब्रिकेंट है इसमें 16 गुड्स को इसमें शामिल किया गया है। जो इसके लिए डेट क्लियर रखा गया है डब्ल्यूपीआई के लिए, इसके लिए बेस ईयर क्या रखा गया है? 2011 2012 इसके लिए बेस ईयर रखा गया है। और इसको गणना करने के लिए लेटेस्ट ईयर फॉर्मूला की गणना की जाती है। मतलब अगर अभी चल रहा है अप्रैल, अप्रैल माह की डब्ल्यूपीआई की कैलकुलेशन, अप्रैल 2024 की कैलकुलेशन की जाएगी तो इसकी तुलना जो की जाएगी वो पिछले साल के इसी महीने से की जाएगी। मतलब कि अगर हम मार्च की कैलकुलेशन करेंगे डब्ल्यूपीआई की 2024 में, तो जो इसकी तुलना करेंगे, जो कंपेयर करेंगे, वो कंपेयर करेंगे 2023 में मार्च से। अगर दिसंबर की करेंगे तो दिसंबर से गणना करेंगे, जनवरी की करेंगे तो जनवरी से कैलकुलेशन, सॉरी जनवरी से कंपेयर करेंगे। ये तो हो गया इसमें। इसका क्या कि ये गुड्स को शामिल करता है और सर्विसेज को शामिल नहीं करता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट है हमारा सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो ये वस्तुओं, ये गुड्स को भी शामिल करता है और गुड्स के साथ साथ क्या करता है? सर्विस को भी शामिल करता है। कुछ सर्विसों में जो महत्वपूर्ण सर्विस है उसको शामिल करता है। इसके साथ कुछ इंडेक्स होते हैं, सीपीआई अर्बन, सीपीआई अर्बन, सीपीआई रूरल एंड सीपीआई। ठीक है, सीपीआई कंबाइंड। तो जो 2000 पहले 2014 था ना, उससे पहले जो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी बनाती थी तो उसके लिए आधार जो रखा जाता था वो होलसेल प्राइस इंडेक्स मतलब डब्ल्यूपीआई को आधार रखा जाता था। लेकिन 2014 के बाद से
ये स्थिति क्या हो जाती है, स्थिति बदल जाती है। और अब वर्तमान समय में क्या है कि अगर आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी का गठन कर रही है, मॉनेटरी पॉलिसी बना रही है, उनका नीतियों का निर्धारण कर रही है, तो अपना आधार जो रखेगा वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मतलब सीपीआई को रखेगा और उसको रखेगा। ये हो जाता है सीपीआई के बारे में। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। तो जो इसमें वेटेज दिया गया है, इसमें 6 हिस्सों में इसको डिवाइड किया गया है, ठीक है, 6 पार्ट में। जो इसका पहला पार्ट में क्या रखा गया, फूड एंड बेवरेज को, फूड एंड बेवरेज को रखा गया। उसके बाद टमाटो को, हाउसिंग, मतलब उन चीजों को ज्यादा रखा गया, उन चीजों को वेटेज ज्यादा दिया गया है जो डेली यूजेस के, जैसे फूड एंड बेवरेज को ही लगभग 50% का वेटेज इसमें दे दिया गया है। ठीक है, किसको दिया गया है, इसको तो लगभग 50% का बात कर लेते हैं, मतलब 45% समथिंग है, तो आप लगभग में 50% लेके चल सकते हैं। हाउसिंग के थर्ड बास्केट में क्या रखा गया, बेडिंग, क्लोथिंग एंड फुटवियर, और फोर्थ है और फिफ्थ में फ्यूल एंड लाइट का, और सिक्स्थ में क्या रखा गया, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन और ये इसमें रखा गया है, इसमें 6 बास्केट को रखा गया है। इसको जारी कौन करता है, एनएससी। इसके अंतर्गत काम करती है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस कार्य करती है। ठीक है, तो इतना हो जाता है समाप्त। अब बात जो करेंगे नेक्स्ट क्लास में, हम जो नेक्स्ट टॉपिक रहे हमारे मॉनेटरी पॉलिसीज वगैरह इन सब के बात डिस्कस। ठीक है, तो तब तक के लिए इजाजत चाहते हैं आपसे।